Good morning, student. This is the third part of the chapter number fourth, which is chemical bonding and molecular structure. Today's session we will discuss about the valence bond theory and Vesper theory, which are very important for the determining the structure of the covalent compounds. Let's see. First, we know about Vesper theory. Vesper stands for the valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell, we also know that what is valence shell, outermost shell of an atom in which electrons are present. इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर आप जानते हैं, पेयर मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स की बात की, और रिपल्सन उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सिमिलर चार्जेज होते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, उसी पे बेस्ड ये थ्योरी है। प्रीवियस सेक्शन में हमने आपसे डिस्कस किया था, हमने बताया था कि जो एग्जैक्ट जो शेप साइज होती है या जो उसकी ज्योमेट्री होती है किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड की, वो हम 2D प्लेन पर कॉपी पे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस हम नॉर्मली बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स वाई प्लेन पर, बट एग्जैक्टली उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो वैसी नहीं होती है, वो उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, और उसकी शेप, उसकी साइज कैसी है, यही हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, और साथ ही साथ हम आज के ही सेशन में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। सो Sidgwick and Powell in 1940 proposed a simple theory based upon a repulsive character of electron pair in the valence shell of the atoms. It was further developed by Nihlom and Gillespie. ठीक है, तो पहले जो सिडविक और पॉवेल ने 1914 में एक थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, प्रपोज्ड की थी, जो कि रिपल्सिव कैरेक्टर के बेस पर था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ पे जो टू इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है क्योंकि सिमिलर चार्जेस की। ठीक है, तो वैलेंस सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में रिपल्सन शो करते हैं। इसी को फर्दर आगे डेवलप किया निहलोम एंड गिलेस्पी ने। इसी वजह से मेनली इसको कहा जाता है निहलोम एंड गिलेस्पी थ्योरी, भी कई जगहों पे बोला गया है। तो वेस्पर थ्योरी कहें या फिर हम निहलोम एंड गिलेस्पी थ्योरी कहें, दोनों जो हैं वो सेम एज किया है। मेन पास्टुलेट्स आर द फॉलोइंग। इस थ्योरी के मेन पास्टुलेट्स क्या थे उनको हम जानेंगे। द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो बेसिकली जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिपेंड किस पर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो। The electron pairs have a tendency to repel each other since they exist around the central atom and the electron cloud are negatively charged. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के पास टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और वो अराउंड द जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, जब भी हम कोई कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम एक सेंट्रल एटम रखते हैं, उसके चारों तरफ दूसरा जो एटम होता है वो प्रेजेंट रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल एटम होता है बिल्कुल बीचों बीच, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं, और उन पे काफ़ी अधिक रिपल्सन भी होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू टेक सच पोजिशन विच कैन मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन देम। इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होता है जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वो उस पोजीशन पर, उस क्लाउड में जो कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ होता है, उस क्लाउड में, उस प्लेस पर वो प्रेजेंट रहना चाहते हैं जहाँ पर कि उनके बीच रिपल्सिव फोर्स काफ़ी कम हो, मिनिमम रिपल्सन फोर्स प्रेजेंट हो। The valence shell is taken as a sphere with the electron pair placed at maximum distance। ठीक है, तो जो वैलेंस सेल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जस्ट लाइक ए स्फेयर है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं जिससे कि उनके बीच का रिपल्सन फोर्स मिनिमम हो। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair and electron pair which constitute the bond as single pair। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के ही तरह ट्रीट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको हम अलग अलग और अधिक पेयर्स, उनको भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा यही बताता है कि जो
किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके चारों तरफ जो क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स है उनमें कितना रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी में एक टर्म और आता है आपका कि जो हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कितना रिपल्सन होता है, किस में मिनिमम रिपल्सन होता है। तो लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लोन पेयर। लोन पेयर के बीच में यानी जहाँ पर लोन पेयर होंगे उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होता है। लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे कम रिपल्सन होता है, और बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान देना है। मैक्सिमम रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर एंड लोन पेयर में, फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो और लास्ट में आपका बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर होता है। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान देना है कि कहीं भी जहाँ पर भी जहाँ पर लोन पेयर अधिक होंगे वहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो काफ़ी डिफरेंट होगी हमारे एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करने का जो मेन फैक्टर है वो लोन पेयर ही है। अब हम यहाँ एक टर्म और देखते हैं कि इसको हम कैसे और समझ सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ AXE मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये AXE मेथड क्या है। The AXE method of electron counting is commonly used when applying the Vesper theory। बेसिकली हम इस मेथड का यूज करते हैं वेस्पर थ्योरी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए। The A represent the central atom and always has a implied subscript 1, ठीक है। तो जो A होता है वो आपका सेंट्रल एटम माना जाता है और हमेशा माना जाता है कि उसका जो सबस्क्रिप्ट यानी उसके जो बेस पर एटलीस्ट 1 प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी एटलीस्ट 1 सेंट्रल एटम होगा ही। द यक्स रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड आउटसाइड एटम। यक्स जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप सिंपली समझेंगे सिग्मा बॉन्ड, आगे हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को इसी सेशन में, बट यहाँ पे अभी आपको जान लेना है कि ये यक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम से। मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा काउंट एज 1x, ठीक है। चाहे वो डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग अगर एक साथ डबल बॉन्ड है तो उसको भी हम एक ही बॉन्ड कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर अलग अलग 2 बॉन्ड है तो उसको हम 2 कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर एक साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको 1 ही कंसीडर किया जाता है, ओके। द ई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल एटम। ई क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। द सम ऑफ यक्स एंड ई समटाइम्स नोन एज द स्टीयरिक नंबर is also associated with the total number of hybridized orbital used by valence bond theory, ठीक है। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस टर्म को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये हाइब्रिडाइज्ड क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। देखते हैं हम कुछ AXE मेथड के एग्जांपल्स। यहाँ पर एक हमारे पास टेबल है। इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने स्टीयरिक नंबर, बेसिक ज्योमेट्री, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर का एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, ठीक है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर होता है, ठीक है, और स्टीयरिक नंबर 1 होता है तो वो लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। स्टीयरिक नंबर 2 होता है और लोन पेयर 0 होंगे तो लीनियर होगा, और 1 लोन पेयर होता है तब भी लीनियर ही होता है। अभी हम इसको कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जांपल लेकर के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये एक पैटर्न है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसके एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 स्टीयरिक नंबर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर बन सकता है, बेंट बन सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर बन सकता है, वो डिपेंड करता है लोन पेयर पे। 4 पे टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, बेंट और लीनियर शेप बनता है, ठीक है। 5 पे ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, सीसॉ, टी शेप्ड एंड लीनियर बन रहा है।
6 पे आपका ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बनता है, और 7 पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल बनता है। ठीक, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, टाइप है, शेप है, ज्योमेट्री है और एग्जांपल्स हैं। तो अब यहाँ पर आप देखते रहिएगा, AXE मेथड का यहाँ पर ही यूज किया जा रहा है। ए आपका सेंट्रल एटम है, यक्स क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ई जो है वो आपका लोन पेयर है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट जो है आपका कि AX1 E0 यानी E0 है, यानी कि यहाँ पर केवल एक बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल एटम पर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो जैसे देखिए O2 है और HF है, तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो बिल्कुल लीनियर होती है। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री दो दो इसलिए दिखाई दे रही कि अलग अलग डायरेक्शन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड देखिए, तो सेकंड में आपके दो बॉन्ड पेयर हैं बट एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका भी लीनियर ही बनता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। थर्ड देखिए, तो थर्ड में दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, इस वजह से बेंट शेप बनता है। ठीक है, फोर्थ देखिए, तो दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं, तो ये जो शेप बनता है ये भी बेंट बनता है। दो बॉन्ड पेयर है और तीन लोन पेयर है तो लीनियर बनता है। 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। एग्जाम्पल आप देखते चलेंगे, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं हमने उसको एग्जाम्पल में इंक्लूड किया है। 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है तो टी शेप्ड है। 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, सीसॉ, झूला जो होता है। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर तो स्क्वायर प्लेनर, जेनान टेट्राफ्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब जो आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही लिमिटेड हैं, ज़्यादा कंपाउंड्स इनके नहीं मिलते हैं। 5 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, PCl 5 एग्जाम्पल है आपका। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। एग्जाम्पल्स आप देखते रहेंगे। एक और है आपका लास्ट इसमें कि 7 बॉन्ड पेयर हो जाए तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है IF7। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर ही किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट X atoms are not all the same, the geometry is still approximately valid। ठीक है, अब जैसे आप कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे X जो है 7 बॉन्ड पेयर वो एक ही एटम के साथ बना, जैसे आयोडीन के साथ यहाँ फ्लोरीन बना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि अगर फ्लोरीन के जगह पे 4 फ्लोरीन रहता, 3 क्लोरीन रहता, तब भी ऑलमोस्ट ऐसा ही बनेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि डिफरेंट एटम हो जाने पर आपको अलग मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट माना जाता है कि सेम ज्योमेट्री ही मिलेगी, बस यहाँ पे बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है। डजंट मैटर कि वो जो एटम उससे जुड़ रहा है वो कैसा है, बट द बॉन्ड एंगल मे बी स्लाइटली डिफरेंट देन द वन वेयर ऑल द आउटसाइड एटम आर द सेम। ठीक है, हाँ, बॉन्ड एंगल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड कार्बन इन एल्कीन्स लाइक C2H4 are AX3 E0, but the bond angle are not exactly 120 degrees. Similarly, SOCl2 in AX3 E1, but because the X substituents are not identical, ठीक है, the X AX angles are not all equal। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे यही जानना है कि सभी एंगल नहीं इक्वल हो सकते हैं, बट
जो शेप होगा वो ऑलमोस्ट उसी तरह का होता है। ठीक, एंगल में कुछ चेंजेस पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, जो चीज़ें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेस्पर थ्योरी, वही हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन 1927 and developed by Pauling and others. It is based on the concept of atomic orbitals and the electronic configuration of the atom. ठीक है, यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको हिटलर एंड लंदन ने 1927 में बताया था, बट उसको फाइनली डेवलप किया पाउली और कुछ अनदर साइंटिस्ट ने। ये थ्योरी जो है वो पूरी तरह से बेस्ड थी किस पर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स पर। Let us consider the formation of hydrogen molecule based on valence bond theory. Let two hydrogen atom A and B having their nuclei Na and Nb and electrons present in them Ea and Eb। ठीक है, तो कहता है कि जैसे अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो हाइड्रोजन एटम है सपोज दैट, और ए एंड बी, उनकी न्यूक्लियाई ये नाम दे दिया गया है ए एंड बी, और कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं है, बस ये पहले हाइड्रोजन को ए नाम रखा गया, दूसरे हाइड्रोजन को बी। तो उनकी जो न्यूक्लियाई होगी वो फर्स्ट का एन ए, सेकेंड का एन बी, और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ई ए एंड ई बी मान लिया गया है। The nucleus of an atom is attracted towards its own electron and the electron of the other and vice versa। अब न्यूक्लियाई आप जानते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो एक एटम है वो और दूसरे के भी इसी तरह से दोनों न्यूक्लियाई करते हैं। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेज अराइज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस भी जनरेट होंगे क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में पास आएंगे तो डेफिनेटली सिमिलर चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन कॉज करेंगे, और न्यूक्लियाई भी अगर पास आएंगे तो वो भी रिपल्सन कॉज करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोजर व्हेयरएज रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश देम अपार्ट। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, बट न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स, तो अट्रैक्टिव फोर्स उन्हें पास लाता है और जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो उन्हें दूर करता है। ठीक है, ये बताया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बाद में हमें एक आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी चैप्टर में ही एक पार्ट है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर यूज्ड होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट और कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ बातें जो हैं वो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में भी हमें क्लियर हो जाएंगी। According to orbital overlap concept, covalent bond formed between atoms result in the overlap of orbitals belonging to the atom having opposite spin of electrons. Formation of hydrogen molecule as a result of overlap of two atomic orbitals of hydrogen atom is known in the figure that follows। ठीक है, तो अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाना कि इलेक्ट्रॉन्स तो रिपल करेंगे, न्यूक्लियस भी रिपल करेगा, तो फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो कैसे पाता है, तो वही हम यहाँ देखेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में बताया गया कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स आपस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि जो आउटर मोस्ट सेल के वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और उसमें अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास जाते हैं, जिससे कि वो दोनों जो होते हैं अपोजिट स्पिन के होते हैं, उनके जो स्पिन होता है उनके चक्कर लगाने की जो दिशा होती है वो अपोजिट होता है, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर वो दोनों रिपल्सन कॉज करते हैं। तो यही यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसी का एक एग्जाम्पल है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज शोन इन द फिगर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप देखिए तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं,
दो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन के आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, कोई भी जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो कितना स्टेबल होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ मच एक्सटेंट, कितनी क्वांटिटी यानी कितना परसेंटेज आप कह सकते हैं कि कितनी मात्रा में वो ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों ही एटम्स के बीच में। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तो काफ़ी स्टेबल होगा, मिनिमम होगा तो काफ़ी वो लेस स्टेबल होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, किस किस तरह से ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और उसी में स्टेबिलिटी हमें और अधिक समझ में आएगी कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग द कोवैलेंट बॉन्ड्स आर टू टाइप्स। ओवरलैपिंग के बेसिस पे कोवैलेंट बॉन्ड को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय द इंड टू इंड overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. The axial overlap involving these orbitals is of three types. ठीक है, बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, और सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, यानी कि जब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, और इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में मोर स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है, वो थ्री टाइप से होती है। फर्स्ट जो होता है वो आपका एसएस ओवरलैपिंग होता है। इन दिस केस देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एज शोन इन बिलो। एसएस ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दो एस एस ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान ये रखना है कि आपको ये दोनों ही एस एस ऑर्बिटल जो हैं ये आउटर मोस्ट सेल के ही होने चाहिए, इनर सेल से कभी भी नहीं। हमेशा इस ध्यान को रखना है, बात को ध्यान में रखना है कि वैलेंस सेल के ही ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करते, मीन्स ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो एसएस दो एसएस ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फील्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रहा है, और इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो मैक्सिमम होता है। इस वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है, और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो भी काफ़ी स्टेबल होता है। दिस इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग। सेकेंड इज एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल एंड वन एटम एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ एनदर। इसमें क्या होगा कि एक एटम जो है उसका यस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, वो दोनों एक्सिस पे यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो अगेन सिग्मा बॉन्ड बनेगा और वो एसपी ओवरलैपिंग कहलाएगा, और ये काफ़ी स्टेबल बॉन्ड होगा और मॉलिक्यूल भी काफ़ी स्टेबल होगा। नेक्स्ट वन इज पीपी ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द टू अप्रोचिंग एटम्स। ठीक है, इसमें भी आप देखिए तो दोनों ही एटम्स के पी ऑर्बिटल जो हैं वो वैकेंट होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, और दोनों ही एक्सिस पर, यानी एक एक कह सकते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर शेयर होंगे, यानी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एक्सिस पर हो रही है। तो इन तीनों ही केस में आप देखिए तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप होते हैं। ठीक है, मीन्स शेयर किए जाते हैं थ्रू द ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे पी और पी आपस में दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग। तो ये थ्री टाइप्स है और तीनों ही केस में सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। अब आता है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन दे ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। द ऑर्बिटल फॉर्म इज ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड का जनरली फॉर्मेशन जो होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, या फिर वो जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं,
तो वहाँ पर लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है। कंप्लीट ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं होता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है या फिर लैटरल ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो काफ़ी कम होता है। इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और काफ़ी वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, तो दो पी ऑर्बिटल्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल जब वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो फॉर्मेशन हो रहा है पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग इससे पहले भी हमने देखा, बट वो एक्सिस पर था, एक ही एक्सिस पर दोनों थे, बट यहाँ पर जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सिस पे हो रहा है, तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, और पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं पीपी, तो पाई बॉन्ड का। अब यहाँ पर देखिए कि यस आर्बिटल जब भी करेगा तो यस आर्बिटल हमेशा एक ही एक्सिस पर करता है, तो इस वजह से यस आर्बिटल जब भी ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब पी के अलग अलग केसेस हैं, पी अगर एक्सिस पे करता है तो वहाँ पर सिग्मा बनेगा, और पी अगर पैरेलल करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यहाँ पी एफ नहीं है वो पाई है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड उसका सिंबल भी आप ध्यान रखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हाइल द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओके, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंस एक्सियल ओवरलैपिंग इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू sidewise, thus the sigma bond is said to be stronger bond is in comparison to a pi bond। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है वो साइड ओवरलैपिंग के कंपैरिजन में अधिक एक्सटेंट का होता है, इस वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांगर होता है पाई बॉन्ड से। दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहाँ अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया है, यन बॉन्ड लिख दिया गया है, पाई बॉन्ड ही है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड देखिए, यस आर्बिटल है आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें यस आर्बिटल होता है, यस आर्बिटल आर नॉट इन्वॉल्व इन द पाई बॉन्ड। ठीक है, द ओवरलैप इज क्वाइट लार्ज एंड द बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, इसमें सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होता है वो लार्ज एक्सटेंट का होता है और स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, पाई जो होता है कंपैरेटिवली वीक होता है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होता है सिग्मा में। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड में साइड वाइज होता है। ओनली वन लोब ऑफ द पी ऑर्बिटल्स इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल का केवल एक ही लोब, पी ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं, यानी जो डमरू आपको दिखाई देता है डंबल, वो दो लोब होते हैं बट उसका एक ही लोब इसमें यूज होता है। और बोथ लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग, तो पाई के समय में दोनों लोब्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा में केवल एक ही ओवरलैप करता है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म इज सिमेट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, उसको हम टू पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल इन पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेट्स सी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू redistribute their energies resulting in the formation of new set orbitals of equivalent energies and shape। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अगर हम डेली लाइफ में भी कभी आप नाम सुने होंगे, जनरली ये एग्रीकल्चर के टर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टर्म है, इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट को मिला करके एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है कि हाइब्रिडाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाता है ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जो कि अलग अलग एनर्जीज के होते हैं, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप। ठीक है, दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी लेवल का एक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, एंड द न्यू ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है, यानी दो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके एक सिंगल एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल फॉर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और जो हमारा न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। ऑर्बिटल्स विथ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल्स। सेकेंड जो है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, ठीक है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है वो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ज्योमेट्री ऑफ ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल कैन बी इंडिकेटेड बाय द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री भी कोवैलेंट कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो भी हाइब्रिडाइजेशन से इंडिकेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ईजिली मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्या कंडीशंस हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस सेल के ही ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड इज ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, जो भी ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम इक्वल एनर्जी की ही होते हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन, इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है, जो कुछ भी डिपेंड करता है वो एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इन सम केसेस फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, कुछ ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिलेंगे आगे के कुछ चैप्टर्स में, क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें ऐसे भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि फुलफिल्ड होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइप्स ही पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी के जो टाइप्स होंगे वो आगे के क्लासेस में हमें डिस्कस करने को मिलेंगे। तो पहले हम यहाँ देखेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म टू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल इज नोन एज एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन यानी एक एस ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल जब आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इस यानी सिंपली कह सकते हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। Each of the hybrid orbital formed has 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर, तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है वो 50% आपका S कैरेक्टर और 50% जो होता है वो P कैरेक्टर होता है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है, यानी एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, लाइक एसिटिलीन C2H2 BeCl2 BeF2 BeH2, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। इसमें एस ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन का है, पी ऑर्बिटल जो है वो आपका कार्बन का। उसी तरह से दूसरे में देखेंगे तो आपका एस ऑर्बिटल जो है वो Be का है और पी ऑर्बिटल जो है वो क्लोरीन का है। Be यानी बेरिलियम का एस ऑर्बिटल, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, ठीक है, तो 2s यानी एस ऑर्बिटल कंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। नीचे वाले में आप देखिए तो Be को बीच में रखा गया है और दोनों तरफ से क्लोरीन जो है, क्योंकि
बी का जो यस ऑर्बिटल है वो तो फुलफिल्ड है, पी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर्मेशन हो रहा है BeCl2 का। sp2 hybridization, in this case 1s and 2p orbital hybridized to form 3 equivalent sp2 hybridized orbitals। ठीक है, तो इसमें ये 1s ऑर्बिटल होते हैं और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज करके इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेन इन द सेम प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एक ही प्लेन पे होते हैं और एक ही प्लेन पे मैक्सिमम जो 360 डिग्री बन सकता है, तो तीनों के बीच में 120 120 120 का एंगल बनता है। अ फ्यू कंपाउंड्स इन विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस आर BF3, ठीक है, BH3, BCl3 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो sp2 का फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस टाइप 1s and 3p ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम गेट हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, sp3 यानी 1s ऑर्बिटल होगा और 3p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें यस कैरेक्टर केवल 25% होता है और पी कैरेक्टर जो होता है वो 75% होता है। इसी तरह से प्रीवियस वन में अगर आप देखें sp2 में तो 33.33% जो होता है वो यस कैरेक्टर और 66.66% जो होता है वो पी कैरेक्टर होता है। ठीक है, द 4 sp3 ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 1s और 3p ऑर्बिटल्स हैं तो 4 टोटल ऑर्बिटल्स हो गए, तो यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं ये टेट्राहेड्रन होता है। इसका एग्जांपल है मीथेन। CH4 मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो टेट्राहेड्रल sp3 होता है, शेप जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री। ठीक है, इसमें जो एंगल होता है sp2 में 120 डिग्री होता है और वहाँ पे अगर आप sp में देखेंगे तो लीनियर था तो 180 डिग्री एंगल हुआ, लेकिन sp3 में होता है 109.5 डिग्री। एग्जैक्ट जो होता है ये 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है, बट इसको मान लिया जाता है 109.5 डिग्री। अ कंपाउंड इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इज CH4 में फॉर्मेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ NH2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 में भी होता है, सॉरी वो NH2 नहीं NH3 है, एंड H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप हाइब्रिडाइजेशन को बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और उसके लोन पेयर को काउंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड हो या एक ही लोन पेयर हो। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। ठीक है, यानी सिंपली आपको एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे और लोन पेयर होंगे सबको कैलकुलेट करने पे आपको जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। अगर टोटल काउंटिंग जो आ रही है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला करके 2, तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड विथ लोन पेयर मिला करके 3 तो sp2 4 होगा तो sp3 5 होगा तो sp3d और 6 होगा तो sp3d2 होता है। ठीक है, इतने हाइब्रिडाइजेशन देखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।